एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर रावल एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद। हेल्थ पार्टनर एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी फरीदाबाद। एग्रीकल्चर पार्टनर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर अल्फा अभिरुचि ग्रुप फरीदाबाद और FCI फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। पार्टनर JB नॉलेज पार्क फरीदाबाद। सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। डिजिटल पार्टनर indianews.haryana.com। वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद। कोशिश की है कि फरीदाबाद में किस तरह से काम हो रहा विकास को लेकर, चूंकि दावे कई सारे होते हैं और उन दावों पर सवाल भी विपक्ष खड़ा करता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे अस्पताल की, इसके साथ ही उद्योगपतियों से भी बात होगी, इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा और क्या कुछ और आगे संभावनाएं हैं। इस सत्र में हमारे साथ हमारे खास मेहमान होंगे SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से डॉक्टर SS बंसल, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डॉक्टर SS बंसल, आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए और जोरदार तालियों के साथ बंसल साहब का स्वागत करिए। हमारे साथ सरूरपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी विनोद बंसल होंगे। विनोद बंसल जी, आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ विनोद बंसल जी का स्वागत करिए। हमारे साथ RBA डेंटल केयर सेंटर से CEO हैं डॉक्टर पुनीता दुग्गल आहूजा। डॉक्टर पुनीता, आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर पुनीता का स्वागत करिए। तो हर क्षेत्र से जुड़ी समस्या पर हम चर्चा अपने इस कॉन्क्लेव में करते हैं। ऋतु मेरी सहयोगी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। ऋतु, मंच पर आए और कैसे फरीदाबाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, क्या कुछ सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, शासन से जो सुविधाएं मिल रही हैं या प्राइवेट अस्पताल जो सुविधाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो कितनी पहुंच पा रही हैं और कितना लाभ इस क्षेत्र में लोगों को मिल पा रहा है, उद्योग में क्या कुछ समस्याएं, इन पर बात करेंगे। ऋतु, ओवर टू यू। आप तीनों का बहुत स्वागत है शाइनिंग फरीदाबाद में। जाहिर है कि हमारा बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर मुद्दे पर बात कर सके और हर मुद्दे में स्वास्थ्य क्षेत्र भी आता है और इंडस्ट्रीज भी आती हैं। हम उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमने उस बारे में और भी बहुत बातें की हैं, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल विनोद बंसल जी मेरा आपसे होगा। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रदेश में रीढ़ की हड्डी के तौर पर देखा जाता है इस क्षेत्र को, इस सेक्टर को, और फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो इसको औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो ये सेक्टर है इसको वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है फरीदाबाद में? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का इंडिया शाइनिंग के प्रोग्राम में आपको हमें बुलाने का स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं जो पर्टिकुलर आज आया हूं, फरीदाबाद में इंडस्ट्री का अनियमित क्षेत्र है। सरूरपुर इंडस्ट्री एरिया उसमें सबसे बड़ा है, जो कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा है, जिसमें 2 से 2,500 यूनिट है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें, टोटल 27,000 यूनिट में से 18 से 20,000 यूनिट खाली अनियमित क्षेत्र के अंदर है, जिसको ये ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, जिसके अंदर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ये क्यों बसा? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं थे, उसकी वजह से ये इंडस्ट्री एरिया को लगभग 30 साल से ये इंडस्ट्री एरिया बसे हुए हैं। अब अनियमित क्षेत्र के अंदर मूलभूत सुविधाएं, जैसे सरकार ने खुद ये बोला हुआ है कि भाई हम इनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, या तो इस इंडस्ट्री एरिया को शिफ्ट करो, अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो उसी एरिया के अंदर इसको नियमित कर दो। जब इनके पास जगह नहीं थी तो इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि जिस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 70% इंडस्ट्री बसी हुई है उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर डाल देंगे, नियमित डाल देंगे। लेकिन आज इतने सालों के बाद, चाहे पिछली सरकारें रहीं चाहे ये सरकार है, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अभी माननीय कमल गुप्ता जी मंत्री जी ने एक बयान दिया विधानसभा के अंदर कि इस क्षेत्र के अंदर अभी हमारी कोई योजना नहीं है, जबकि उसमें खुद उन्होंने ये भी माना साथ की साथ कि हमने इसका सर्वे कराया है और 70% की कंडीशन को सारी इंडस्ट्री वाले पूरा कर रहे हैं।
वो 80% तक वहाँ इंडस्ट्री बसी हुई है। जब इन्होंने सर्वे किस चीज़ के बनाया, जब प्लानिंग में ही नहीं था। सर्वे किस चीज़ का कराया, जब इंडस्ट्री को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी को दिया। तो हमारी जो डिमांड है कि इस एरिए को और पर्टिकुलर स्वरूपुर इंडस्ट्री एरिए को ये जल्द से जल्द इसको नियमित करें और वहाँ मूलभूत सुविधाएं दें। उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पॉल्यूशन बोर्ड आजकल एनजीटी बहुत ज़्यादा सख्त है, वहाँ पर हमको एनओसी नहीं मिलती, सीटीओ नहीं मिलते, और जबकि वो सारे कंप्लाइंसेस सारी फैक्ट्रियाँ पूरे कर रही हैं, उसके बावजूद भी क्या नाम है उनको एनओसी नहीं दी जा रही। जबकि माननीय सीएम साहब ने 2019 के अंदर ये घोषणा की थी कि किसी भी, चाहे वो इंडस्ट्री नियमित क्षेत्र में है चाहे अनियमित क्षेत्र के अंदर है, उसको सीएलयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट सीटीओ लेने के लिए सीएलयू की कंडीशन को नहीं रखेगा। वो सभी लोग अपने अपने कंप्लाइंसेस पूरे कराएं। जैसे बिजली वाला अपने बिल की अपनी चीज़ों को क्लियर कराता है, इसलिए सारे डिपार्टमेंट हैं सब उसको क्लियर कराते हैं। इसी तरह से तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये खुद सीएम घोषणा है, उसके बाद भी 2019 से लेके आज 22 हो गया है, कोई अफसर इस पे काम नहीं करना चाहता। मैं आपके मंच के माध्यम से पुरजोर सरकार से अपील करता हूं कि ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसके अंदर अगर हम फरीदाबाद की बात करें और एनसीआर में ये 1.5 लाख यूनिट है, आप ध्यान रखना, ये नोट करना, 1.5 लाख यूनिट है एनसीआर के अंदर। अगर 1.5 लाख यूनिट के अंदर 20 आदमी भी लगाए कम से कम, तो 30 से 40 लाख आदमी इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। सरकार, हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको, हम सिस्टम में आना चाहते हैं और इसको जल्द से जल्द पूरा करें। और जब तक सरकार इसको रेगुलाइज सिस्टम में विनोद जी, चालू करे, आपको क्या जब लगता तक है नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इस मांग को सुने तो कितना फायदा होगा, लेकिन आखिर क्यों नहीं सुन रही, क्यों ध्यान नहीं दे रही? बात करने की कोशिश आपकी तरफ से की गई होगी प्रतिनिधियों से, क्या जवाब मिला? विभिन्न मंचों पे हमने सरकार के सामने अपनी बात रखी है। हर उसमें हमें आश्वासन दिया गया, वो भी समझते हैं कि लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टैक्स मिल रहा है, इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। शिफ्ट करने के लिए सरकार के पास कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जगह नहीं है। सिर्फ कोई ना कोई अफसर उसको किसी न किसी कारण से कोई ना कोई अपना बहाना बना के कि भाई ये इंडस्ट्रियल सेक्टर बन गया तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बिकेंगे। आप ये बताओ, हम आईएमटी का नाम लें, आईएमटी में कुल 700-800 यूनिट बनी है। आज नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 18,000 यूनिट तो केवल फरीदाबाद में ही है। 18,000 यूनिट के लिए कहाँ से जगह लाएंगे ये? पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं चल रहे हैं। सरकार के अफसर वहाँ आज 70,000 60,000 रुपये आईएमटी के अंदर रेट हो गया। सरकार के पास जगह ही नहीं है तो वो जगह देंगे कहाँ से कि उनके सेक्टर नहीं बिकेंगे? तो ये जो उनका लॉजिक होता है वो लॉजिक बेबुनियाद है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, उसी कोई कहता है कि वहाँ प्रॉपर रोड नहीं है, कोई कहता है कि फायर की गाड़ी कैसे जाएगी, कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ ऑब्जेक्शन लगा देता है। हम तो सरकार को डेवलपमेंट चार्ज देने के लिए तैयार हैं। जो भी सरकार जायज डेवलपमेंट चार्ज कहेगा हम देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, कोई किसी अफसर ने अभी एक ऑब्जेक्शन लगाया कि जी वहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं जाती। मैं आपको कहता हूँ 30 साल से ये इंडस्ट्रियल सेक्टर बसे हुए हैं। क्या आपने किसी भी अनियमित क्षेत्र के अंदर ये ऐसा सुना हो कि आग लगने की वजह से वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाई किसी फैक्ट्री में? कभी भी। आप तो न्यूज़ के माध्यम से आप पता भी कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड होंगे हर एक के पास। कभी भी किसी भी सेक्टर के अंदर आप ये देखो कि कोई भी ऐसा कोई जगह मिली हो कि किसी फैक्ट्री में आग लगी हो और वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पाई हो। और दूसरा उल्टा देखो, इन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियाँ पास की हैं, 1000 अनऑथराइज कॉलोनियाँ पास की हैं, जिसके अंदर 10 फुट रोड है, 12 फुट रोड है। और बहुत बड़े मजे बात कि वो कोई कहने नहीं गया कि हमें पास कर दो। सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर के अंदर इन्होंने उनको पास कर दिया। उनको हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, उनको 100 रुपये 50 रुपये उनसे डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हैं। हम तो हजारों रुपए में दे रहे हैं। हम हर प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, हर प्रकार का रोजगार दे रहे हैं। सरकार बेरोजगारी की बात कर रही है और वहाँ में उजाड़ने का काम कर रहे हैं। रोज पॉल्यूशन के नए नए नियम आ जाते हैं और हमारी कंपनियों को सील करने लग देते हैं। सरकार ने कहा कि पीएनजी पे शिफ्ट हो जाओ, हम पीएनजी पे शिफ्ट हो गए। यानी कि विनोद, आप ये कहना चाहते हैं कि जहां से आर्थिक सपोर्ट सरकार को मिल रहा है, मिल सकता है, वहीं पर सरकार का ध्यान नहीं है और नजरअंदाज सरकार कर रही है। चलिए डॉक्टर एसएस बंसल जी, मैं आपके पास आती हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर आप हैं एसएसबी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के, और
हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ये बात कही जाती है कि हम कई हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं और इसके साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, नई नई घोषणाएं हो रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में सरकार के काम से आप कितना संतुष्ट हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं? मैं कहूँगा कि पहले के मुकाबले अभी स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का ध्यान पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, पर जितनी ज़रूरत है वो उतना अभी भी नहीं है। जैसे मैं ये समझता हूँ कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दो किसी भी देश के लिए और किसी भी प्रांत के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हेल्थ में क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो 70% डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नॉन कम्युनिकेबल में जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, जो जिसमें इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं। कोविड को छोड़ के, कोविड तो एक टेम्परेरी फिनोमेना थी, 2 साल पहले के लिए लोगों को परेशान हुए, पर ओवरऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ 70% डेथ्स इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में यूजुअली टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारा एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उस तरह से बहुत सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में हैं। अब गवर्नमेंट का जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत, और यहाँ पे हरियाणा में चिरायु आयुष्मान करके एक स्कीम है जिसके अंदर इन्होंने 35 लाख फैमिलीज़ को कवर किया है जिनकी 3 लाख से कम इनकम है, उनको इन्होंने कवर किया है। लेकिन उसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसको इन्होंने उसके रेट्स ऐसे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाईपास सर्जरी 80,000 85,000 रुपये में रखी है। तो कोई भी जो हॉस्पिटल्स कैपेबल हैं बाईपास करने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो कोई आयुष्मान के पेशेंट को लेने को तैयार नहीं। आयुष्मान की स्कीम उन्होंने अपने आप को एम्पैनल ही नहीं किया, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने, जो अच्छे हॉस्पिटल हैं किसी ने नहीं किया। दूसरा, एंजियोप्लास्टी का रेट 80-85,000 है, सॉरी 50-55,000 है, इंक्लूडिंग स्टेंट कॉस्ट। तो वो ये सारे रेट नॉन वायबल हैं। तो मेरी ये सजेशन है गवर्नमेंट को कि जो आयुष्मान का आप यूनिवर्सल कवरेज में सभी को लाभ देना चाहते हैं, 35 लाख फैमिलीज़ आपने कवर कर दी, पर फरीदाबाद के अंदर जो रूरल एरिया में या इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग रहते हैं जिनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा या मिला हुआ है, वो लोग अगर इमरजेंसी में अपने अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो ये सुविधाएं हैं नहीं बाईपास सर्जरी की, या आप ये कहो बड़ी बड़ी जितनी न्यूरो सर्जरीज हैं और दूसरी, तो इनका अगर रेट, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी एम्पेलमेंट ही नहीं कराएंगे आयुष्मान से, तो यहाँ के लोग आयुष्मान कार्ड के बेसिस पे फरीदाबाद के अच्छे 6-7 इंस्टीट्यूशन हैं, कहीं भी अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या बड़ी बीमारी का इलाज नहीं करा पाएंगे। तो जाएंगे कहाँ फिर वो? तो वो उनको फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़ेगा, जहाँ ऑलरेडी इतना वर्कलोड है, वेटिंग लिस्ट 1-2 साल की है। तो बाईपास का पेशेंट जिसको बाईपास की आज ज़रूरत है वो 2 साल तो वेट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उनको बचाने के लिए इनको ऐसे प्रैक्टिकल रेट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि CGHS गवर्नमेंट का एक है जिसमें सारी चीज़ें डिफाइंड हैं, जिसका रेट सभी को एक्सेप्टेबल है। तो जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल दिल्ली NCR में हैं वो CGHS पे इलाज करने को तैयार हैं, पर आयुष्मान पे करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने बहुत काम किया है, 11 मेडिकल कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है हरियाणा में, और 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स बना रही है सरकार। इस बजट में उन्होंने 5% ऑफ GDP हरियाणा स्टेट का जो है वो बजट, हेल्थ बजट को एलोकेट किया है, और सरकार का पूरा ध्यान है हेल्थ पे। लेकिन जो कमी आ रही है वो प्रैक्टिकल ये है कि 5 लाख का इंश्योरेंस होने के बावजूद आयुष्मान वाले कार्ड होल्डर्स को अभी प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स टर्शरी केयर नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। किस तरह के सुधार के बाद ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? उसमें सबसे पहले तो प्रैक्टिकल रेट्स करने पड़ेंगे जिसमें हॉस्पिटल्स को वो वायबल लगे। फॉर एग्जांपल, अगर उनको जैसे CGHS के रेट्स हैं वो सभी हॉस्पिटल्स को मान्य हैं, ESI और CGHS के रेट पे कराती है इलाज, ECHS CGHS के रेट पे इलाज कराती है, तो सभी हॉस्पिटल्स उन पेशेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलाज करते हैं उनका।
लेकिन आयुष्मान के रेट्स उनसे भी आधे से भी कम है, कई जगह पे तो 50% ऑफ CGHS से भी कम है। इसलिए जो हॉस्पिटल्स हैं दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर एम्पैनलमेंट विद आयुष्मान। फरीदाबाद के साथ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें से प्रैक्टिकली जो अच्छे हार्ट हॉस्पिटल हैं, अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, वो आयुष्मान के पेशेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि जो रेट्स आयुष्मान में हैं वो वैलिड नहीं है, वो मतलब वायबल नहीं है फॉर हॉस्पिटल्स। ठीक है, चलिए डॉक्टर पुनीता जी आपके पास आऊंगी। देखिए डेंटिस्ट स्पेशलिटी की बात करें तो लोगों को पहले बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि आप एक रिनाउंड नेम है, आपके पास किस तरह का एज ग्रुप ज़्यादा आता है? वैसे अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, अक्सर उनमें ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। दे आर मोर कॉन्शियस। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वी गेट पीपल अक्रॉस ऑल द एजेस, एंड पर्टिकुलरली बिकॉज मैं इम्प्लांट सर्जन हूँ, my basic specialization is in endodontics, but I have gone on to do my super specialization from abroad in implant surgery. तो मेरे पास में generally aged लोग ज़्यादा आते हैं. So aged because एक डबल प्रॉब्लम टाइप की सिचुएशन हो जाती है. वन इज एज हो रहे हैं तो दे लूज देयर टीथ फास्टर, देयर टीथ हैव अ लिमिटेड टाइम स्पैन, so the bone and all everything resorbs faster, and also उस एज पे उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है and they are not able to chew the way they want to. So मेरा full mouth rehabilitation का ज़्यादा and as far as the awareness is concerned, हाँ, जब हमने पहले 10-15 साल पहले यहाँ प्रैक्टिस शुरू किया था तब the orientation of the general population was different. अगर कोई organ निकल रहा है या they are losing something तो they are losing, they don't care. But अभी because of दो चीज़ें हुई हैं. One is because of the social media in the past 10 years has increased awareness to quite an extent, which is very good for medical sciences because people see videos, they learn things, connectivity across the globe has increased. And also because of the COVID pandemic, there is a lot of awareness that how they have to lead their life in an ideal way and how they have to be conscious. So healthcare की तरफ जो sensitization है वो बढ़ गया है overall. So I think because of that, and definitely all the specializations are benefited with that. Medical sciences in particular are benefited with that. सक्सेसफुल रेट की अगर बात करें तो वो क्या है? Success rate for any dental treatment or an implant, dental implants particularly, because it's not correct on my part to say it is 100% because there is a element of body's immunity which comes into play. Every body's make is different. कई बार standard treatment, standard protocol से किया हुआ भी हर patient को suit नहीं करता. But it's anywhere, I mean, I would compare it to the success rate that was 10 or 15 years ago. तब शायद 50 या 60% होता था डेंटल इम्प्लांट का सक्सेस रेट. अब इट हैज़ ग्रोन ऑन टू बिकम 95 to 98%. So if you ask me as a clinician to go back and have a comparison with the success rate itself, it's a huge jump of 40%. So वो इसलिए है because the treatment has become more predictable because of the imaging technologies. अब हमारे पास में regular X-ray के अलावा 3D imagings है. So we know हमारा procedure जो है वो कहाँ जा रहा है. There's something called as robotic surgery. So you know that आप कहाँ place करें. Everything before the surgery, before the patient is put on the operating table, everything is decided and we know that कितना % outcome होगा. So accordingly, we can prepare the patient and their relatives also that इतना success rate है और ये definitely viable होने वाला है. So that makes our work easier and definitely the success rates are high. And as you said, yeah, I'm happy that the awareness levels are picking up. Definitely they are quite high. नाइस. विनोद जी, क्योंकि देखिए जब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी तो आप मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे और मूलभूत सुविधाओं में अगर फरीदाबाद को हम देखें तो काफ़ी शिकायतें आती हैं, काफ़ी परेशानियां लोग फेस करते हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं. इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें खासकर किस चीज़ की दिक्कतें हैं? अगर मैं इसमें कहूँ बिजली को लेकर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रेप की वजह से, उसमें मैं जानना चाहूँगी. देखिए, बिजली के अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पिछले अगर 5 सालों में अगर देखें तो बहुत सुधार हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है. 24 आवर्स बिजली मिल रही है. लेकिन क्या है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा नहीं है. जगह जगह फॉल्ट होते रहते हैं, फ्यूज़ उड़ जाते हैं इनके,
और क्या है कि कोई भी जरा सी बारिश या हवा तेज आने की वजह से 2-2 घंटे 3-3 घंटे का कट लग जाता है। इनके पास वो सिस्टम नहीं है कि ये जल्द से जल्द उस फॉल्ट को ढूंढ सकें। उस फॉल्ट में घंटे 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, इसकी वजह से है। अगर हम बिजली के प्रोडक्शन की बात करें तो इस समय 24 घंटे बिजली मिल रही है, किसी तरह का डाउट नहीं है, लेकिन लोकल फॉल्टों को दूर करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो बिजली के अंदर तो ये है। उसकी वजह से क्या इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही है कि घंटे 2 घंटे जो लोकल फॉल्ट होता है, सरकार ने और एनजीटी ने इसके ऊपर जनरेटर के ऊपर बैन लगा दिया। बिल्कुल। अब जनरेटर के ऊपर बैन लगा दिया, अब घंटे 2 घंटे जब बिजली जाती है तो इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा मुश्किल खड़ी हो गई कि वो जनरेटर तो चला नहीं सकता, लेबर को बैठाएं या क्या करें। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग है, इंडक्शन फर्नेस है या बॉयलर है। आप मेरी समझ में ही नहीं आता, पता नहीं कौन टेक्निकल और कौन उनके एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। अगर बॉयलर को अगर कंटिन्यू बिजली नहीं दी गई, अगर बिजली चली गई और उसने बॉयलर को इमीडिएटली उसको पावर बैकअप नहीं मिला, तो हादसा होने का डर रहेगा जिसमें कुछ भी हो सकता है। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, उसको कोई बता ही नहीं रहा। अब इंडस्ट्री का क्या दोष है अगर उसके पास बिजली नहीं है? जनरेटर के ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी है, लोगों को 10 लाख रुपए से लेके करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई है और इंडस्ट्रियों को सील किया गया है। पहली बात, अरे बिजली सरकार नहीं दे रही, बैन सरकार, अगर नहीं है तो डिपार्टमेंट पे लगाए ना जुर्माना। भाई बिजली को काम देने का उनका है, जनरेटर पे बैन तुमने लगा दिया तो हम क्या करें? इंडस्ट्री वाला तो लाखों रुपए खर्च करके जनरेटर खरीद रहा है, उसके बाद भी है। दूसरा, इन्होंने एक आदेश तुगलक की चालू कर दिया कि पीएनजी के जनरेटर लगाओ। पीएनजी के जनरेटर ही नहीं है बाजार में। पीएनजी के जनरेटर कोई भी कंपनी नहीं बनाती, सिर्फ 2 कंपनी बना रही है, महिंद्रा और किर्लोस्कर, और वो भी केवल 125 किलोवाट तक के जनरेटर बनाती है। और जबकि कोई भी आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्री मोर देन 50% पे 125 से ज़्यादा का हुआ है। और दूसरा, एक सबसे बड़ा अगर हम देखें कि एक भी पीएनजी जो 125 तक का भी बना रही है, सारे उसमें इंपोर्टेड पार्ट लग रहे हैं। और जितनी हमारी फॉरेन करेंसी उसको खरीदने में इस्तेमाल हो रही है, हम पहले ही फॉरेन करेंसी से क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और उसके बावजूद भी क्या नाम है वो पीएनजी का है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जनरेटर पे जो है, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार ना हो जाए। और एक और नया भी रूल आया है कि 23 जून तक पीएनजी की भी जरूरत नहीं है, एक नया BS6 आ रहा है कि BS6 जनरेटर लगाना पड़ेगा जून तक। 4 महीने बाद BS6 आ जाएगा, BS4, उसके जनरेटर आपको चलाने पड़ेंगे। तो अभी हम क्यूमिंस जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनसे बात कर रहे हैं, भाई तुम गैस पे काम कर रहे हो? कहते हैं हम तो गैस के जनरेटर नहीं बना रहे। अगर हम लीडिंग कंपनी देखें तो क्यूमिंस सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है इंडिया की। तो उन्होंने पूछा है कि जी हम तो गैस के जनरेटर पे काम ही नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं BS4 पे, जो 1 जून से अप्लाई हो जाएगा। फिर हम जनरेटर उसको लेना पड़ेगा, आज पीएनजी के लगाएं, फिर वो उसका चालू करें। और उसके लिए क्या है कि जो पीएनजी के जनरेटर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें पीएनजी का कनेक्शन लेना पड़ेगा। पीएनजी के कनेक्शन में आज अप्लाई करो, 6-6 महीने तक कनेक्शन नहीं मिल रहे। आप गैस पे भी ले जाना चाह रहे हो है, उसके बाद भी 6-6 महीने तक कनेक्शन नहीं मिल रहे। दूसरा, रेट की वायबिलिटी। आज से 1 साल पहले जब यूक्रेन और रशिया का झगड़ा नहीं चला था, हमें 35 रुपए के अंदर गैस मिल रही थी, आज 73-72 रुपीज़ kg मिल रही है। तो वायबिलिटी कैसे आएगी? कैसे हम कंपटीशन करेंगे? हम चाइना की बात करें या दूसरे। और एक सबसे बड़े मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ, NCR फरीदाबाद का पार्ट है, दिल्ली के अंदर वही रेट 58 रुपये है गैस का, सोनीपत के अंदर वो रेट 68 रुपये है, हमारे बराबर में गुड़गांवा है, हमें 73 रुपये मिल रही है, वहाँ 66 रुपये मिल रही है। मतलब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मतलब ये लगा लो, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर NCR के अंदर अगर हम अपना मटेरियल बेचने जाएं तो 10-10, 15-15 रुपये तो गैसों के अंदर फ़र्क है। एक एक इंडस्ट्री का 20-20, 15-15 लाख रुपए बिजली गैस का बिल आ रहा है, तो कैसे हम कम्पीट करेंगे? तो हमारा सरकार से यही है, सरकार अपना दें, उस पर होमवर्क करें, जो भी नोडल एजेंसी आपने बनाई हुई है उनके साथ एक्सपर्ट बनाएं, साथ में इंडस्ट्री के लोगों को भी बैठाएं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। जनरेटर तुम्हारे पास नहीं है, जनरेटर बैन कर दिया। पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, पॉल्यूशन के मुद्दे में आप इनसे पहले भूरेलाल जी कमेटी थी 2018 के अंदर, उसमें उन्होंने माना 58.3% जो पॉल्यूशन है वो सड़क की उड़ती हुई धूल और ट्रैफिक का है।
विनोद जी, आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत नाइंसाफी हो रही है फरीदाबाद में, और हमें आशा है कि इस मंच के जरिए सरकार इन बातों को, इन मुद्दों को सुनेगी और इन बातों पर ध्यान भी देगी। डॉक्टर बंसल जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी आपका हॉस्पिटल है, और मल्टी स्पेशलिटी और हार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जाहिर है कि आपके यहाँ पे हॉस्पिटल में तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, खासकर हार्ट डिजीज़ को लेकर। और हार्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि बहुत कम एज के जो लोग होते हैं उनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और आए दिन तरह तरह के वीडियोस आते रहते हैं जिसमें लोग जिम में हैं, खाना खा रहे हैं, दोस्तों के साथ में हैं, नाच रहे हैं, जा रहे हैं, वो गिर जाते हैं, पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आया तो उनकी डेथ हो गई। ये अचानक से ये सब क्यों? और इस तरह के जो केसेस आते हैं जब आप रीड करते हैं तो क्या सामने आता है? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 35 लाख डेथ्स होती हैं ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड डेथ्स से, अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक होने से पहले डिजीज़ बहुत समय तक पेशेंट की नसों के अंदर जो ब्लॉक बनते हैं बहुत समय तक वो साइलेंट रहते हैं। तो पेशेंट्स को जब तक ब्लॉक 70% से कम है तब तक उनको कोई सिम्टम नहीं आता, चाहे वो एक्सरसाइज करें चाहे कुछ भी करें, तो उनको दे आर नॉट अवेयर कि कुछ अंदर चल रहा है। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड, जो सडन डेथ्स हो रही यंग लोगों में, बिकॉज यंग लोगों के अंदर जो डिजीज़ होती है साइलेंट, उसके बाद वो जब जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज के दौरान एकदम ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, तो जो 50-60% या 40% ब्लॉक बना हुआ होता है साइलेंटली अंदर, वो रप्चर कर जाता है एकदम, और उस पर क्लॉट बनता है और वो आर्टरी एकदम सडनली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और ये चीज़ें जो हैं हाईलाइट हो रही हैं, पर अदरवाइज डेथ्स जो हैं पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ यंग पेशेंट्स में सडन डेथ होने का चांस हमेशा ज़्यादा होता है, बिकॉज उनका हार्ट जो है वो इंसल्ट लेने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होता। एक ही आर्टरी में ब्लॉक होता है 50% के लगभग, और पेशेंट का हार्ट अदरवाइज हेल्दी होता है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते, और सडनली जब वो आर्टरी बंद हो जाती है तो हार्ट की कोई कंडीशनिंग नहीं हो रखी होती कि भी ऑक्सीजन ना मिले तो हार्ट सर्वाइव कर ले। तो उस समय एकदम जब ऐसी इवेंट होती है तो हार्ट के अंदर उस एरिया की एकदम सडन ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, और वो उस इंसल्ट से हार्ट के अंदर एक एबनॉर्मल करंट पैदा होता है जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसमें 3 मिनट के अंदर आदमी एकदम 3 मिनट 4 मिनट के अंदर अनकॉन्शियस हो जाता है, 5 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इसको सॉल्व करने के लिए जितने जिम हैं वहाँ पे एक डिफिब्रिलेटर होना चाहिए, और एक पैरामेडिक या जिम ट्रेनर को CPR की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। ये सारी लाइफ्स बचाई जा सकती हैं। इतने अच्छे सिंगर हमारे के उनको जब ये वो कोलैप्स हुए तो उनको किसी को समझ नहीं आया कि वो कोलैप्स क्यों हुए, तो उनको वो होटल ले गए इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू हॉस्पिटल, और वहाँ पे कोई CPR किसी ने दिया नहीं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसी तरह से जिम में जब कोलैप्स कोई करता है एक्सरसाइज करते हुए यंग आदमी, तो उस समय भी उसको कोई CPR नहीं देता। हॉस्पिटल में लेके जाने के दौरान अगर CPR दी जाए और थोड़ी सी भी ट्रेनिंग हो किसी को CPR की, तो हॉस्पिटल में अगर पहुंचा दें तो ये सारी इनमें से काफ़ी जानें बच सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज, अभी 1-2 ट्रायल्स आए हैं वर्ल्ड में जो ये कहते हैं कि आपकी ECG, पेशेंट सोचता है कि मेरी ECG नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। ECG और इको में सिर्फ हार्ट अटैक का पता चल सकता है, लेकिन हार्ट अटैक से पहले अगर 90% ब्लॉक भी है तो वो इनमें नहीं पता चल सकता। तो उसके लिए हम जब भी पेशेंट को सस्पेक्ट करते हैं कि उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, स्मोकिंग की हैबिट की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो हम उनको आजकल CT एंजियोग्राफी रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं, CT एंजियो रिकमेंड करते हैं। ये वर्ल्ड ओवर अब नया कंसेप्ट आया है कि CT एंजियो कैन डिटेक्ट ब्लॉक इवन 10%, 20% ब्लॉक ऑल्सो। नो अदर टेस्ट कैन आइडेंटिफाई दैट। तो जहाँ भी हमें हार्ट डिजीज़ का सस्पिशन होता है थोड़ा सा भी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट आजकल CT एंजियोग्राफी है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, डॉक्टर पुनीता जी मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, और क्योंकि डेंटल इम्प्लांट में आपकी एक्सपर्टीज़ है, मैं चाहूँगी इस मंच के जरिए आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें तो। Message is that if either it's dental or medical, we should be aware and conscious about our health,
And dental particularly should not be neglected also because it has a direct connection with the heart also. It has been proved in a lot of studies that we have done that the bacteria can counter-infect the heart and cause heart ailments if they already exist. That is one thing. And second thing is, आजकल dental sciences में particularly we have seen in the past few decades that there is a spurt because of the technology. There is a spurt in we can save the existing structures of the tooth and the orofacial area. So if someone is suffering with the loss of bone or tooth or jaw area, तो आप ये ना सोचें that आपको इसके साथ में पूरी लाइफ जीनी पड़ेगी और आप एडजस्ट ना करें. I think that mentality of Indians to adjust and to adapt is very great. वो I think they follow it everywhere in their health also it applies. So वो ना करें क्योंकि आजकल imaging technologies बहुत predictable हो गई हैं. As Dr. Saab said that the investigations have become very predictable. So we can do rehabilitation. If there is no bone, we can even place artificial bone from your body itself, and we can give you, rehabilitate you back. Even if you are an 80-year-old, you can chew with the strength of a 20-year-old. So that is what I would like to say, and not to neglect and be conscious. जैसे हर social environment में भी बहुत consciousness है, वैसे अपनी body की तरफ भी consciousness होना चाहिए. That's all. चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए. मैं आपके मंच के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड एनिमी क्षेत्र हैं इनको जल्द से जल्द पास करने की पॉलिसी बनाई जाए. अगर जब तक आप इस पॉलिसी को बना रहे हैं, ये पिछले 10 साल से चल रही है पॉलिसी, कम से कम सरकार पॉल्यूशन के CTO NOC दे, जैसे कि सीएम साहब ने खुद अपनी घोषणा में कहा है कि उसके लिए CLU की ज़रूरत नहीं है. CTO के लिए सारे डिपार्टमेंट अपने कंप्लाइंसेस पूरे कराएं और अपने डिपार्टमेंट की NOC दें. तो आपसे यही कहने का है कि आप इस हमारी बात को अच्छी तरह से सीएम साहब तक, ऊपर तक सब लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि हम जो फरीदाबाद की बात करें तो 18,000 यूनिट और जिसके अंदर लगभग 6 लाख लोग काम करते हैं, इनके ऊपर रोजी रोटी की कोई आंच ना आए. बिल्कुल, इस मंच के जरिए आपकी बात जरूर पहुंच रही होगी सरकार तक. और हमने कोशिश की है हेल्थ सेक्टर को लेकर बात करने की और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर बात करने की, और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह की दिक्कतें और किस तरह की परेशानियां इन क्षेत्र में हैं और सरकार को किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है. चलिए यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा यूं ही जारी रहेगी. एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर. एजुकेशन पार्टनर रावल एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद. हेल्थ पार्टनर एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी फरीदाबाद. एग्रीकल्चर पार्टनर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद. इंडस्ट्री पार्टनर IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद. इंडस्ट्री पार्टनर अल्फा अभिरुचि ग्रुप फरीदाबाद और FCI फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री. पार्टनर JB नॉलेज पार्क फरीदाबाद. सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा. स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन. प्रिंट पार्टनर आज समाज. डिजिटल पार्टनर indiaNewsHaryana.com. वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद.